ठीक है, क्योंकि अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ग्राम स्वराज्य का विचार देते हैं, तो यहाँ पर ग्रामों या मैं लिख दूँ ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आएगी। पहला, आर्थिक समृद्धि आएगी, जिससे क्या होगा, एक तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दूसरा आपके कॉन्फिडेंस में भी क्या आएगा, विकास होगा, बढ़ोतरी होगी। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकास होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि फिर इसका क्या प्रभाव होगा, जो आपसी जो कटुता है, आपसी जो द्वेष की भावनाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। आपने भी देखा होगा कि जो दो व्यक्ति या दो परिवार आर्थिक रूप से संतुष्ट है तो वहाँ की यूनिटी ज़्यादा मजबूत होती है, और जहाँ आर्थिक हितों का समाधान उचित प्रकार से नहीं होता है वहाँ पर कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार के विवाद खड़े हो जाते हैं। तो गांधी जी ने ग्रामीण स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर देश को मजबूत बनाने के लिए औद्योगिकरण का क्या किया, विरोध किया। और विरोध करने का कारण मैंने बता ही दिया आपको, क्योंकि ये इतने प्रकार से हमको इफेक्ट कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जियो ने कब्जा कर लिया तो बाकी कंपनियाँ क्या करें, उनको जोर आ रहा है, अपने बाजार को, अपने मार्केट को बचाने के लिए क्या कर रही हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि जियो इंडियन है तो बेनिफिट हमको ही हो रहा है। अगर आप सोचिए कि जियो कोई विदेशी कंपनी होती तो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा होता, भारत से बाहर जा रहा होता। ठीक है, और भारतीयों की उस पर डिपेंडेंसी हो जाती तो प्राइस वो जैसी तय करती वैसा हमको लेना पड़ता। चीनी सामान को देख लीजिए आप, चीनी सामान का हम विरोध करते हैं लेकिन वो इतना सस्ता था पहले कि उसके सस्ते होने के कारण हम उसको ही खरीदते थे। अब आप बात करते हैं कि कई ऐप्स अभी डिलीट किए गए हैं, रोक लगाए गए हैं, लेकिन हमने अपने आधार पर उनको डिलीट नहीं किया था। जब गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया तब वो बैन लागू हो रहा है। हमने अपनी इच्छा से या कई लोगों ने तो किया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने पबजी जैसे गेम या जो भी अन्य गेम वगैरह थे उनको डाउनलोड करा और उसके जो पैसा अर्निंग आ रही थी वो कहाँ जा रही थी, विदेश जा रही थी, चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम बात करें कि हमको इन संसाधनों के आधार पर अपनी आर्थिक डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहिए, औद्योगिकरण का विरोध करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा विकसित करना चाहिए, या भारत के आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, उन आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए। आगे चलते हैं हम। ये आज मैंने आपको गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उनके बारे में पूरी डिटेल बताई है। जो भी अच्छे अच्छे विचार हैं आगे जो हमारे काम आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी देखिएगा आप इसके अलावा जो सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी परन्यासिता का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। देखें, परन्यासिता का मतलब बात हो रही है हमारे पास ट्रस्ट आप जानते हैं कि वर्तमान में व्यक्ति विशेष को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार से एक निश्चित मात्रा के बाद संपत्ति अर्जित कर पाए। व्यक्ति विशेष को नहीं है, वो किसी पोस्ट को धारण करता हो तो उस पोस्ट को दिया जाएगा। यानी तरीके तो और भी निकाल रखे, लेकिन हमने कहा कि एक सीमा से ज़्यादा आप ट्रस्ट बनाकर ही किसी कार्य को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति के पास अधिक, अब यहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे हैं, पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि गांधी जी पूंजीवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, वो ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद अपनी सीमा तक ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति का भी समर्थन कर रहे हैं,
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, जैसे राजा राम मोहन राय कह रहे हैं, लेकिन उस संपत्ति का उपयोग राष्ट्र के कल्याण या राष्ट्र के विकास में किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति संपत्तिवान है और उस संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा रहा है या समाज विरोधी गतिविधियों में लगा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को क्या कर लेना चाहिए? जब्त कर लेना चाहिए। ऐसा सुझाव देते हैं गांधी जी। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्वेच्छा से ही अपनी आवश्यकता से अधिक पूंजी को क्या करना चाहिए? समाज के कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कौन? गांधी जी। तो ये उनके प्रन्यास सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है गांधी जी का। अभी देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, औद्योगिकरण का जो विरोध था वो समाप्त हुआ हमारी तरफ से। तो लिखें आप इसको, ईसावा इम्पोर्टेंट बात, ईसावास्योपनिषद से लिया है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। ये एक भावना है जिस पर हमको काम करना चाहिए। जो कुछ भी है वह किसका है? ईश्वर का है। अतः व्यक्ति को आवश्यकताओं का त्याग कर अतः व्यक्ति को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। आवश्यकताओं का त्याग कर पूर्णतः आवश्यकताओं का पूर्णतः त्याग कर संयम के साथ क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, या आवश्यकताओं का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए। मैंने कहा था, देखो आवश्यकताएं अनंत हैं, इच्छाएं या आवश्यकताएं अनंत है। तो गांधी जी सजेशन दे रहे हैं कि आप इसको पहले तो एक देख लीजिए कौन से उपनिषद से लिया है हमने? ईशावास्योपनिषद से। एक सेंटेंस है, इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, अतः व्यक्ति को आवश्यकताओं का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं।
ठीक है। अनंत है। अब देखो आपने देखा होगा त्याग पूर्वक उपयोग करना क्या होता है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मेवाड़ महाराणा अपने आप को क्या नहीं मानते हैं, शासक नहीं मानते हैं मेवाड़ का, वो तो भगवान को मानते हैं जो उनके ईश्वर हैं, तो वे उनके प्रधान हैं या उनके तरफ प्रतिनिधि हैं, वे मात्र क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, वे मात्र प्रतिनिधि हैं। राम भरत, राम की पादुकाएं कौन लेकर आए, भरत। अब उन्होंने शासन तो किया, किसने, भरत ने, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र शासक के रूप में थोड़ी किया, किसके रूप में किया, एक प्रतिनिधि के तौर पर, और पूर्ण रूप से या एक प्रतिनिधि के, उन्होंने वहां पर किसको रखा, पादुकाओं को। राम जी की पादुकाएं लेकर बैठे हैं भरत, और उनके कार्य आधार पर या उनको आगे रखते हुए या उनको सामने रखते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रशासन का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मेवाड़ महाराणा भी क्या मानते हैं, अपने आप को उस ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, और उसके रूप में वो मेवाड़ के प्रशासन को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार ये गांधी जी भी कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास जितनी बौद्धिक या मानसिक या शारीरिक जो क्षमताएं हैं, उनके आधार पर जो उसने अर्जन किया है, वह अर्जन उसका न होकर संपूर्ण समाज या राष्ट्र का है या मानव का है, वह व्यक्ति तो केवल मात्र उसका क्या है, प्रबंधक है। तो इस तरह की जो धारणा है, आप खुद देखिए कि अगर आप जब ये कह देंगे कि ये चीज़ मेरी नहीं है, जो आपको लगती है, या किसी दायित्व को आप कर्तव्य के रूप में निर्वहन करेंगे, मजबूरी में नहीं, किसी दादागिरी के नहीं कि मैंने ऐसा कर दिया आपके लिए, जब तो हम कहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं वो उनका दायित्व है। और तो आप, कई बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, करने के बाद भी कह सकते हैं, नहीं करेंगे तो कहेंगे ही कहेंगे। और पेरेंट्स भी ज़्यादा मोह माया नहीं रख सकते, वो अपना दायित्व पूरा करें। जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या वो आपके लिए कर रहे हैं, शिक्षा, भोजन, कपड़े, ये कुछ एक्स्ट्रा करेंगे एजुकेशन के माध्यम से, आप करना है, आपको करना होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारे मन मस्तिष्क में जो धारणा आ जाती है कि मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, मेरा उत्तरदायित्व है कि इस चीज़ का निर्वहन ऐसे इस प्रकार से किया जाना चाहिए, और मैं उस कार्य को करने का मात्र एक जरिया हूँ। प्रशासन भारत का चल रहा है, प्रधानमंत्री अगर ये सोच ले ये मेरा राष्ट्र है, तानाशाह क्या करता है, तानाशाह शासक यही सोच लेता है कि ये प्रशासन मेरा है और मेरे अनुसार ही चल रहा है, या मैं इसको अच्छा चला पा रहा हूँ। अगर मैं इसको अच्छा नहीं चला पा रहा हूँ या मेरे अलावा कोई इसको चला भी नहीं पाएगा, ऐसी धारणा क्या करती है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में तानाशाही को जन्म देती है। और व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, लेकिन वो अगर ये सोचे कि ये वस्तु मेरी नहीं है, मुझे तो इसके निर्वहन के लिए मात्र दायित्व प्रदान किया गया है, तो उस सोच के कारण व्यक्ति के कार्यों में थोड़ा सा क्या आ जाता है, जागरूकता आ जाती है, या थोड़ा सा एक प्रकार का जो मोह की जो भावना है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और वह प्रयास करता है कि सभी प्रकार से उनके दायित्वों को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब आगे चले, ये बातें चल रही हैं तो इसके बारे में हम ध्यान कर लें। इसका जो अर्थ था, व्यक्ति बौद्धिक, शारीरिक, अभी करके देखिएगा, कभी आप किसी चीज़ को अर्जित कीजिए फिर कहिए कि साहब ये तो मेरा, हम भी तो कहते हैं नहीं साहब मेरा तो इसमें कोई योगदान नहीं है, तो भगवान ने किया है। हम भी कहते हैं कई बार, किसका किया हुआ है, भगवान का। बौद्धिक शारीरिक श्रम द्वारा उपार्जित पर उसका स्वामित्व नहीं है, गांधी जी के अनुसार ही अर्थ है ना, उसका स्वामित्व नहीं है, यानी वो उसका मालिक
नहीं है। वह तो उसका संरक्षक मात्र है। संरक्षक या प्रन्यासी, संरक्षक या प्रन्यासी मात्र है, ट्रस्टी। अब ये भावना व्यक्ति को किसी भी प्रकार से तानाशाह नहीं होने देगी। वह अपना दायित्व समझकर किसी भी कार्य को करेगा और समाज में उस व्यक्ति के योगदान को माना जाएगा। उस व्यक्ति के योगदान को तभी माना जाएगा जब वो समाज कल्याण की भावना से किसी कार्य को करेगा। अगर वो किसी वस्तु को आप अपनी समझकर, क्योंकि आप जानते सीधी सी, अगर आप किसी को डोनेट करते हैं कोई चीज़ और वो आपकी है तो आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा क्या कर दिया, दान कर दिया, या मैंने किसी की हेल्प कर दी, तो अंदर एक भाव आता है जो आपको व्यक्ति को घमंड या अहंकार से भरने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये रोक रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी अर्जन किया है, अब अगर आप यहाँ पर सांस ले रहे हैं, समझिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या पूर्णतः है वो आप अपने दम पर कर रहे हैं क्या? आप देखिए कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन आपके पेरेंट्स के द्वारा दिलाई जा रही है या जो भी है, जैसा भी सिस्टम है, खाना घर पे मम्मी तैयार करती है, सिस्टर्स तैयार करती हैं या कोई और, तब जाकर आप अपने अध्ययन कार्य को कर पाते हैं। अध्ययन कार्य करने के साथ साथ जो भी आप अन्य कार्य करते हैं तो आप भी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इस तरह की जो सिस्टम है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ही सारे घर की संपत्ति पर अधिकार है या सभी संसाधनों पर मेरा अधिकार है और जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वो मेरा एकमात्र मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, आप में के उस प्राप्ति में अन्य व्यक्तियों का या समाज की भिन्न भिन्न इकाइयों का योगदान है। इस कारण आप उसके संरक्षक हैं या उसके ट्रस्टी मात्र हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में इसको लेते हैं तो। और अगर आप नेगेटिव वे में लेंगे तो एक न एक दिन आप में भी वही अहंकार, गर्व, तानाशाही की भावना आएगी जो कभी हिटलर में, रावण में या किसी अन्य व्यक्ति में रही है, और अंत में उसका क्या हुआ है, परिणाम घातक रहा है, खुद के लिए भी और उस राष्ट्र और उस संस्कृति के लिए भी। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अतः व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं से अधिक या आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष जो संसाधन बच गए, शेष धन या जो भी संपत्ति या जो भी संसाधन बच गए, उन्हें समाज को लौटा देने चाहिए। सामाजिक हित में खर्च करना चाहिए। ये क्या है? ट्रस्टीशिप का मूल आधार है। यानी आप बेशक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, अपनी आवश्यकताओं के लिए कार्य करें, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकताओं के बाद अगर कोई शेष बच जाता है तो उसको व्यय कर दें। किसके लिए? समाज के हित में। उस धन को, उस संपत्ति को, अगर ये नहीं है तो समय को कर दें। ये ट्रस्टीशिप का मूल सिद्धांत है। इसके द्वारा आपने देखा होगा कि गांव में हम पहले कहते थे कि गांव में अगर किसी की शादी होती तो पूरे गांव की शादी मानी जाती थी। तो सारे लोग जहाँ जहाँ से संसाधन मिलते थे, तीन चार दिन बारातें रुका करती थी। तो ऐसे समय में क्या करते थे, एक घर में इतने लोगों के पास इतने बिस्तर, इतनी व्यवस्थाएं थोड़ी होती थी। तो वो सारे क्या करते थे, मिलकर पूरे गांव के लोगों के पास से संसाधन जुटाए जाते थे, और जुटाए जाने के बाद उन संसाधनों का आने वाले परिवार के द्वारा या आने वाली बारात के द्वारा उनका उपयोग किया जाता था। अब वहाँ पर खरीदी जा सकती हैं। कई पैसे वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो जनरली खरीद सकते हैं। अब जैसा कि आजकल आप देखते हैं होटलों वगैरह में ऐसा काम हो रहे होते हैं, होटलों को उपयोग किया जाने लगा, कैटरिंग आने लगे। लेकिन पहले ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे? उस गांव या उस परिवेश के व्यक्तियों के द्वारा ही ये सभी जिम्मेदारियां पूर्णतः निभाई जाती थी।
आगे देखें आप, अब इस ट्रस्टीशिप के द्वारा क्या है, संसाधनों पर समुदाय या वर्ग विशेष की क्या मानी जाती है, अधिकार माना जाता है। देखें हम इसी में ट्रस्टीशिप में इस सिद्धांत के अनुसार संसाधनों पर व्यक्ति या सरकार या वर्ग विशेष की बजाय किसी समुदाय या समाज का नियंत्रण माना जाता है। आप समझ गए होंगे, मतलब व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, समुदाय या वर्ग विशेष, समुदाय या किसी समाज विशेष की अब जैसे का नियंत्रण मानेंगे या उसका स्वामित्व, नियंत्रण या स्वामित्व भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप गांव चले जाएंगे तो गांव के किसी तालाब पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण होगा क्या? क्या सड़क किसी एक व्यक्ति की हो सकती है क्या पहाड़ किसी एक व्यक्ति का हो सकता है? जंगल किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो ट्रस्टीशिप भी ऐसा ही है कि क्या समुदाय या वर्ग विशेष का किसी संसाधन पर पूर्णतः नियंत्रण माना जाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसमें? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में। पूंजीवाद में किसको मानते हैं? सरकार नियंत्रण नहीं करती है व्यक्ति विशेष को। पूंजीवाद में व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष का ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। वहीं साम्यवाद में संपत्ति या संसाधनों पर सरकार का ज़्यादा हित माना जाता है, सरकार के नियंत्रण में होती है, सरकार द्वारा संचालित होती है। पूंजीवाद और साम्यवाद इस तरह से व्यक्ति या सरकार के महत्व को इंगित करते हैं। वहीं ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की बजाय उस समाज या उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले समुदाय का उन संसाधनों पर स्वामित्व मानता है, क्योंकि उनके द्वारा जब प्रयोग किया जाएगा तो आप देखिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तो वे उतनी वस्तुएं लेते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है, चाहे संसाधन कितने ही हो वहाँ, लेकिन वो उतनी ही लेंगे जितनी की आवश्यकता है, और आवश्यकता उनकी सर्वाधिक रूप से सीमित मात्रा में। गांधी जी इसलिए भारत के हर वर्ग का समर्थन करते हैं, क्योंकि आप पहली बात तो ये भावना आएगी समुदाय या समाज में कि वह जो चीज़ है, जो वस्तु है वो मेरी है, और मेरी होने के साथ ये जुड़ जाता है कि फिर वो उसका विवेकवान या विवेकशील तरीके से प्रयोग करता है, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करता है। और जहाँ ये आ जाता है कि वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति की है या मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो आज इस वस्तु का जितना दोहन कर सकता हूँ उतना कर लेना चाहिए, ऐसा विचार जब आता है तो फिर वह संसाधन समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और जब आप उसको किसी समाज या वर्ग से, व्यक्ति से नहीं, समाज या वर्ग से जोड़ देते हैं तो वह उनका उपयोग करने के साथ साथ उसके संरक्षण का भी प्रयास करता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। तो यानी व्यक्ति विशेष की बजाय किसी समुदाय विशेष का हित मानिए। किसी तालाब पर आपने देखा होगा, गांव में या किसी जगह आप जब जाते हैं तो गंदा नहीं करने देते हैं। मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ की व्यवस्था के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको टोका जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो मंदिर एकमात्र किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, मेरा भी है। वो ऐसे ही किसी राष्ट्र की संपत्ति को जब नुकसान पहुंचेगा तो वहाँ विदेशियों में तो इतना है कि वो खुद भी नहीं पहुंचाते हैं नुकसान, और जो पहुंचाते हैं उनके खिलाफ खुद भी एक्शन लेने का प्रयास करते हैं। भारत में जबकि ऐसा नहीं है, जब भी कोई विरोध होता है तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है या राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो ये जो विचारधाराओं में संघर्ष चलता है, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए वे कह रहे हैं कि आप जिस भी संसाधन या जिस भी आर्थिक किसी भी आर्थिक हित का पालन करें, तब आप वहाँ पर उसके मात्र संरक्षक रहें, आप उसके मालिक बनने का प्रयास नहीं करें।
उसके सर्वे सर्वा बनने का प्रयास नहीं करें। आप देखते हैं गांधी जी ने खुद ने भी कहते हैं कि वो इतने चाहते तो अपने बेटों को किसी न किसी नौकरी या अच्छी सी कोई फैक्ट्री या खान या कुछ भी दे सकते थे और उसके आधार पर उसका निर्धारण कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। अपने पुत्रों तक को उन्होंने कुछ देने से मना कर दिया। ये समस्या एक समाधान। अब इसको लागू करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? लागू करने के उपाय कैसे आए? कैसे कोई अपनी संपत्ति को छोड़ दे, कैसे कोई साधु की तरह जीवन जीना प्रारंभ कर दे? तो पहला लिखें, संपत्तिधारी के मन को परिवर्तित करना चाहिए। संपत्तिधारी के मन को, यानी इसको समझाना चाहिए। दादागिरी से नहीं, आप किसी की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं छीन सकते हैं। आप उसे सिर्फ इतना एक्सप्लेन करिए कि हाँ ये कार्य आपके लिए और समाज के लिए भी क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए सत्याग्रह, अहिंसा जैसे साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं किसकी, लगे रहो मुन्ना भाई, मूवी आई थी संजय दत्त की, गांधी जी खुद अवतार लिए थे उस मूवी में एक तरीके से, और उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, संपत्तिवान, आप समझ गए ना, उसके पास संपत्ति है, जमीनों का मुखिया बना हुआ है वो, और अनैतिक तरीके से दादागिरी से उस संपत्तियों पर क्या किया, उसने कब्जा हासिल कर लिया। तो एक मकान के लिए वो लोग उसके विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, जो कि पिक्चर के एंड में वो वाकई में परिवर्तित हो जाता है और वो स्थायी रूप से होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो तो अंत में हो तो राज्य द्वारा शक्ति या दंड का प्रयोग करना चाहिए। अब वर्तमान में तो अब देखो गांधी जी इसको तीसरे नंबर पे क्यों रखते हैं, दादा डर से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वह उतना प्रभावी नहीं होता है जब वो अपनी इच्छा से किसी कार्य को करेगा। दंड तो आपकी भी कमजोरी हो गई और राज्य की भी क्या हो गई, कमजोरी हो गई, ठीक है। गांधी जी ये उपाय अपनाने के लिए कहते हैं और लागू करने के उपाय बता रहे हैं, और जो अंतिम उपाय है वो थोड़ा सा क्या है, कठोर है, ये अंतिम है लेकिन। और आज भी आप देखते हैं कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के तहत आप देखेंगे कई ट्रस्टों का डेवलप, कई कॉलेज ट्रस्ट से चल रहे हैं, कई स्कूल्स चल रहे हैं, कई फैक्ट्रियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या मतलब जो उसको चलाने वाली जो संस्था है उसका अपना एक ग्रुप है, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरे प्रशासन को काम दे रहे हैं। अब आप खुद भी देखिए कि आप इसको उचित मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब तक आप अपनी विश्लेषण पावर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, देखिए हम क्या क्या बात कर रहे हैं, कौन से उपनिषद से लिया है, ईशावास्योपनिषद, किसने लिया, गांधी जी ने। क्या कहकर लिया, जो कुछ भी है वह ईश्वर का है। कुछ लोग कहते हैं श्याम बाबा के भगत हैं, वो कहते हैं मैं काहे करूँ, सब करने वाला वो है। ऐसा जो सेंटेंस है वो व्यक्ति को क्या करता है कि उसको बताता है कि उसका दायित्व क्या है, वो मात्र क्या कर सकता है। अहंकार की भावना से क्या करना चाहता है, आपको दूर, ठीक है। इसके लिए व्यक्ति की वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसको लगता है कि वो बुद्धिमान है, उसके शारीरिक श्रम से कमाया गया है,
उपार्जित धन पर उसका स्वामित्व नहीं है तो उसका उसका कोई स्वामित्व नहीं है, वो केवल उसका क्या है, संरक्षक या परन्यासी। आगे चले, ये जगह इंपॉर्टेंट बात इसको ध्यान रखें, आपको धन कमाने के लिए नहीं रोक रहे हैं हम। गांधी जी पूंजीवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कि कमा लिया उस धन को, शेष धन को, क्योंकि आप और ध्यान रखें धन की 3 ही गति है, दान, भोग, नाश। या तो धन को दान कर दीजिए या उसका उपयोग कर लीजिए, नहीं तो अंत में क्या होगा, उसका नाश होगा। तो गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि आप उस शेष धन को, जो नाशवान है धन, उसको समाज के हित में क्या कर दीजिए, व्यय कर दीजिए, तो आपका नाम होगा। नाम हमेशा के लिए अमर होते हैं। नाम, आपने कोई अच्छा दान दिया, अच्छा काम, कर्ण दानी था, तो उसका नाम आज भी है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, ठीक है। संसाधनों पर व्यक्ति, सरकार या किसी वर्ग विशेष की बजाय संपूर्ण समुदाय या समाज जो है वहाँ निवासित, उसका क्या माना गया है, स्वामित्व माना गया। प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है संसाधन, तो इस पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं गांधी जी। और इसको लागू करने के लिए क्या करें, पहले तो प्रयास करें उसके मन को बदलें, और मन को बदलने के लिए किसका प्रयोग करें, सत्याग्रह और अहिंसा का। उसको बात करें, सम्मान दें, उसको समझाएं, समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। जैसे आजकल कौन से शब्द सुनते रहते हैं आप, कई बार भामाशाह शब्द सुनते हैं। भामाशाह किसको कहते हैं, जो राज्य सरकार को डोनेशन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भामाशाह। और भामाशाह का नाम आपने सुन ही रखा है, उन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी थी, डोनेट कर दी थी राष्ट्र हित के लिए। तो आज भी यही कंसेप्ट काम कर रहा है, आप अपनी आवश्यकताओं से अधिक सामग्री को क्या कर दें, डोनेट कर दें। समाज में आप जो इस भूमिका लेकर आए, उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए आपके द्वारा समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये गांधी जी के जितने भी आर्थिक विचार हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आता है, प्रन्यासिता सिद्धांत, उसको आपने पढ़ लिया है। अब हम एक अंतिम जो है हमारा वर्ग सहयोग, जिसको कहते हैं वो देखते हैं। पहले इसको देख लें आप, देखिए जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आप सोच समझ कर लिखें ताकि आपके काम आए। अब हम वर्ग संघर्ष की बात करेंगे। वर्ग सहयोग, संघर्ष नहीं, वर्ग संघर्ष तो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने दिया था वो सिद्धांत। उसके विपरीत में ही दिया है गांधी जी ने वर्ग सहयोग। देखें, आज का टॉपिक गांधी जी का आर्थिक क्षेत्र में। वर्ग सहयोग, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ग सहयोग जो शब्द आया है वो आया है वर्ग संघर्ष के अपोजिट। अब क्या है कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो मार्क्सवादी हैं, आपको पता है साम्यवादी हैं। साम्यवाद में जो संसाधनों का जो नियंत्रण है वह सरकार के अधीन रहने की अपेक्षा की गई है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि पूंजीपति वर्ग या हम कह दें व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग जो किसी वस्तु को मूल्यवान वस्तु, किसी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलता है, ठीक है, अपने श्रम के द्वारा, तो वो कह रहा है कि सभी जितना भी आर्थिक विकास हुआ है उसका आधार श्रमिकों का श्रम बल है।
वो मानसिक जो बल है या मानसिक जो योग्यता है उसको क्या कर रहा है, नकारता है। अब उस नकारने के कारण क्या हो रहा है कि दोनों पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब इस संघर्ष के उत्पन्न होने का इफेक्ट समाज पर भी पड़ रहा है। व्यापारियों को वस्तु नहीं मिल पा रही है और श्रमिकों को उनका जो मूल्य है वह नहीं मिल पाता है। यानी एक तरह से असहयोग की भावना उत्पन्न हो रही है समाज के दो वर्गों के बीच, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के। अब गांधी जी इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं वर्ग संघर्ष के का। उनका मानना है कि वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग होना चाहिए, दोनों वर्गों में सहयोग होना चाहिए। जो उत्पादनकर्ता वर्ग है उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए और इसके लिए क्या किया जाए, जो पूंजीपति वर्ग है वो अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए लगाए, यानी समाज कल्याण के कार्यों को अब करे और उसमें अपना धन निवेश करे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गांव की शादी में जो पूरे गांव की मानी जाती है, तो बढ़िया वहाँ पर पैसा उधार देना या आर्थिक रूप से जो उपहार देने की जिम्मेदारी किसको दे दी जाती थी, बढ़िया को। और बढ़िया किस वर्ग में आता है या वैश्य किस वर्ग में आता है, पूंजीपति वर्ग में। तो भारत में इस तरह से स्पष्ट तौर पर सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया, विभाजन नहीं किया गया। मैं जो कह रहा हूँ आपसे वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है पूंजीपति वर्ग से हमारी कोई अपेक्षाएं रही हो या हमारे को किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें और हम में स्थायी तौर पर किसी खाई का निर्माण हो गया। ठीक है, मनभेद नहीं है हमारे यहाँ, मतभेद हो सकते हैं किसी मामले को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं है। आइए इसी की चर्चा करते हैं आगे। मैंने कहा गांधी जी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, किस आधार पर, अगर वह व्यक्ति धन अर्जित तो कर रहा है लेकिन समाज के लिए व्यय नहीं कर रहा है, आवश्यकता से अधिक धन को समाज के कार्यों में नहीं लगा रहा है, तो पूंजीवाद का विरोध करते हैं गांधी जी। इसके लिए वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग को मान्यता देते हैं। वर्ग सहयोग को मान्यता देते हैं। ठीक है, सहयोग किन किन वर्गों में, पूंजीपति वर्ग में, जो कि किससे आया है, पूंजीवाद से, पूंजीपति और श्रमिक, किसान, मजदूर वर्ग। आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं, बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं। क्योंकि भारत में 1925 में किसकी स्थापना हो गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, एम.एन. रॉय के द्वारा, मतलब उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अब इसके आधार पर क्या हो रहा था कि एक तरफ श्रमिक वर्ग है और एक तरफ पूंजीपति वर्ग हो रहा है, तो उन दोनों के प्रति क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। गांधी जी ने पहले भी कहा है कि व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के अपराध से घृणा कीजिए, व्यक्ति अपराधी है तो उस अपराध को दूर करिए। गांधी जी पूंजीपतियों को लालची प्रवृत्ति से दूर रहना की सलाह देते हैं।
लेकिन इसके लिए वो किसी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ये सीधी सी बात है। लेकिन इसके लिए गांधी जी हिंसा का प्रयोग अनावश्यक मानते हैं। जैसा कि श्रमिक संघ करते हैं या करते थे। वे सत्याग्रह का सहारा, सत्याग्रह और अहिंसा, ये दो इनके विचार हैं। उचित मानते हैं। किसका? सत्याग्रह और अहिंसा का। अब इनके आधार पर जब आप विरोध करेंगे तो आप स्थायी रूप से किसी के, ये क्यों, देखिए इसका कारण क्या है, ताकि स्थायी रूप से परिवर्तन लाया जा सके। स्थायी रूप से वैचारिक परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों को कहाँ रहना है, समाज में ही रहना है। श्रमिक वर्ग ऐसा नहीं विदेश चले जाएंगे या किसी अन्य ग्रह पर चले जाएंगे, और पूंजीपति भी ऐसा नहीं है कि समाज को छोड़कर कहीं और बस जाएंगे। दोनों को रहना एक ही तरह है। तो दोनों अगर आपस में सहयोग करके चलेंगे तो समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके हितों के लिए भी, राष्ट्र के हितों के लिए भी, व्यक्तिगत हितों के लिए भी वो कार्य कर पाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं। और ऐसा कहने के पीछे गांधी जी का मेन उद्देश्य यही है कि जो संपत्ति है उस संपत्ति के कारण समाज में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं हो जाए। वे पूंजी को समाज कल्याण के लिए उपयोगी मानते हैं। सभी मानते हैं कहने को तो, लेकिन विरोध नहीं करना है। इसलिए किस विचार को बढ़ावा दे रहे हैं? वो वर्ग सहयोग को। ठीक है, यही खत्म होते हैं। गांधी जी के सारे विचार समाप्त हो गए। आर्थिक विचारों की समाप्ति के आधार पर गांधी जी ने खुद ने भी जीवन भर क्या नहीं करी? संपत्ति अर्जित नहीं की। और जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति को भी समाज कल्याण में व्यय करने का काम किया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब हम अगली बार इनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। धार्मिक इतने विचार नहीं हैं, लेकिन धार्मिक विचारों की तुलना में आर्थिक और राजनीतिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। राजनीति का एकीकरण किया जा रहा है गांधी जी के द्वारा, और राजनीति को का आध्यात्मिकीकरण किया गया, वो भी आएगा उसमें। लेकिन अब आप ये देख लें, ये विचार अभी भी चल रहे हैं। ट्रस्टीशिप मैं आपको बताता चलता हूँ, ट्रस्टीशिप अभी ट्रस्ट काम कर रही है। अभी भी हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी भी हमारे यहाँ गाँव में, ग्रामीण परिवेश में आत्मनिर्भरता के ऊपर काम किया जाता है। पहले तो प्रत्येक गांव का अपना स्कूल होता था, नाई अपने होते थे, व्यापारी अपने होते थे, हर चीज़ मतलब इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता। अब शहरों में क्या है? डिपेंडेंसी है। सब्जी, दूध, ये जितनी भी चीज़ें वो सारी कहाँ से आती हैं? गाँव से आती हैं। गाँवों से ज़्यादा शहरों में रोज़गार उपलब्ध होता है, तो दोनों जगह क्या आपस में सहयोग स्थापित होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सहयोग की बात कर रहे थे गांधी जी, वर्ग सहयोग के अंतर्गत। समानता हो, आर्थिक न्याय हो, संसाधनों पर सबकी पहुंच हो, समुदाय का नियंत्रण हो,
ऐसी सारी चीज़ों की जानकारी हमने आज प्राप्त की है। अब हम अगले टॉपिक को बाद में करेंगे, ठीक है। और उसके आधार पर उससे पहले आप इस विषय को तैयार कर लें जो आज आपको टॉपिक बताया गया है। एक एक करके आप करेंगे तो बर्डन नहीं रहेगा, मैं पहले बार बार बात करता हूँ। और अगर आप एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो शायद वो आपके लिए बोझ हो जाएगा, भार हो जाएगा। इसको और आप अच्छा भी कर सकते हैं। ट्रस्टीशिप अच्छा आता है, कभी 150 शब्दों तक आ जाता है, और या फिर गांधी जी के सारे आर्थिक विचार बड़े प्रश्नों के रूप में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरह से करके तैयार रखें। छोटे रूप में ट्रस्टीशिप का अर्थ पूछ लिया जाता है, 150 शब्दों में इसकी थोड़ी बड़ी व्याख्या पूछ लेते हैं, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों में गांधी जी के संपूर्ण आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इनको पढ़ें, तैयार करें, फिर जब मिलेंगे तो और इसको अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।